नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है और यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये जून नहीं जुलाई है। ठीक है, थोड़ी गलती हो गई, जुलाई। मैं यहाँ पर रोज सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ, जो उस दिन की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, उसको मैं रोज यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो GS के एक ऐसा पोर्शन है जो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अगर आपकी इसके ऊपर कमांड अच्छी है तो यकीन मानो दोस्तों, आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करके आओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको तैयारी करनी है। उसके लिए आपको रोज करंट अफेयर्स देखने हैं। इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स सिलेबस नहीं है, इसके अंदर आपको रोज पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रोज सुबह 6 बजे क्लास से जुड़ना है, ताकि आप करंट अफेयर से अप टू डेट रह सके। और उसके अलावा जो करंट अफेयर्स के पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्टैटिक डाटा है, उसको भी मैं साथ के साथ यहाँ पे कवर करूंगा। तो आपका स्टैटिक पोर्शन के ऊपर भी बहुत अच्छी कमांड होने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हो। अगर आप मेरे को इस टाइम देख रहे हो तो ऑलरेडी आप यूट्यूब पर हो। ठीक है, लेकिन आपने नीचे रेड जो बटन है सब्सक्राइब वाला, वो नहीं दबाया है ना, उस बटन को दबाइए। ठीक है, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं इसके अलावा एप्टीट्यूड भी लेता हूं, उसको बारे में बताऊंगा अभी। ठीक है, बताना क्या है उसके बारे में, जो अभी NTPC CBT 2 के जितने भी पेपर्स हुए उन सबको मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ, उनकी मैथ की। तो उसकी 3 क्लासेस में डाल चुका हूँ, और भी अभी उसकी काफी सारी क्लासेस आनी है, तो वो भी आप अपनी जरूर देखें। ठीक है, इनसे आपको जुड़ना है। अगर आपको किसी भी तरह की अपनी दिक्कत आ रही है पढ़ाई के अंदर, किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपने अपनी तैयारी के अंदर, तो आप मेरे को इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम ID पे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ दीज डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है हम किस दिन मनाते हैं। ठीक है, पहली चीज चलो देखते हैं, 29 जून को हम मनाते हैं। PC महालानोबिस, ये नाम याद रखो। ठीक है, PC महालानोबिस, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं। कब? 29 जून को। इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स के अंदर, याद रखना है आपको। ठीक है, और यही फाउंडर है, किसकी फाउंडर है ये? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की फाउंडर है PC महालानोबिस। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 29 जून को क्या मनाते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ताकि इसका जो मेन पर्पस होता है कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की डेली लाइफ के अंदर, उससे लोगों को अवेयर किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा हम 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपीज भी बनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपीज। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, इस दिन हम इस डे को भी मनाते हैं। इस डे को हम क्यों मनाते हैं? ताकि हम जो स्पेसिफिक चैलेंज है ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहां पर जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है जो वहां पे फेस कर रहे हैं, उससे लोगों को अवेयर कर सके। ठीक है, इस चीज की अवेयरनेस के लिए हम 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपीज भी मनाते हैं। बाकी के दिन देखो ये लिखा है, टू क्रिएट अवेयरनेस। क्यों मनाते हैं हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? आगे देखते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड मिस हो गई है, उसमें मैंने जो है सारे डेज लिखे हुए थे, जो इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं जून के। ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लेना, मैंने कल की क्लास में भी वो बताए थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी क्या हुआ है, एक अवार्ड की घोषणा हुई है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। कैंपेगौड़ा कौन थे? कैंपेगौड़ा जो थे, जिन्होंने कैंपेगौड़ा जो थे कर्नाटका स्टेट जो है उसकी जो रचना की थी, उसकी जो आर्किटेक्चर थे वो थे कैंपेगौड़ा। ठीक है, इनके नाम पर जो है ये दिया जाता है। देखो कर्नाटका की जो सिटी है ना, बेंगलोर सिटी, उसको इन्होंने आर्किटेक्ट किया था, तो उनके नाम पर, कैंपेगौड़ा के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, याद रखना है कौन है ये, जिन्होंने बेंगलोर सिटी की जो है आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। तो इनकी 153rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, 153rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इस अवार्ड को दिया गया है 3 लोगों को। कौन कौन? एक तो है जो इंफोसिस आपने नाम सुना होगा, IT कंपनी है। इंफोसिस के जो फाउंडर है NR नारायण मूर्ति। उसके अलावा जो पहले CM है, फॉर्मर मतलब पहले CM रह चुके हैं, SM कृष्णा। और तीसरे फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण। इन तीनों को इस अवार्ड
से नवाजा गया है। ठीक है, यह अवार्ड याद रखना है आपको, किस लिए दिया जाता है और कौन है ये केम्पेगौड़ा है कौन। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, उसके अलावा एक प्लेक दिया जाता है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज और एक प्लेक। प्लेक क्या होता है, एक शील्ड टाइप होती है जिसके ऊपर उनका नाम लिखा होता है, ये अवार्ड दिया गया है, ये चीज होती है जो हम दीवार के ऊपर कई बार लगाते हैं, आपने मूवीज वगैरह के अंदर देखा होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे बसवराज बोम्मे की सरकार है और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। बसवराज बोम्मे और थावरचंद गहलोत की यहाँ पर सरकार है। चलो आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जियो इन्फोकॉम। जियो इन्फोकॉम के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है, यहाँ पर पंकज मोहन पंवर को यहाँ पर जियो इन्फोकॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बनाया गया है। बाकी के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। परमेश्वरन अय्यर, अभी हमने देखा इनको बनाया गया है, क्या है, सीईओ किसका, नीति आयोग का। नीति आयोग का सीईओ बनाया गया। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई, 1 जनवरी 2015। 5 ईयर प्लान को खत्म करके यहाँ पर नीति आयोग को लाया गया था। अब उसके जो सीईओ है, पहले अमिताभ घोष थे, अब यहाँ पर किसको बनाया गया है, परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। इसके अलावा वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया है, याद रखना आपको, सुमन के बैरी को यहाँ पर वाइस चेयरमैन बनाया गया है, किसका, नीति आयोग का। अच्छा, चेयरमैन की भी बात कर लेते हैं। चेयरमैन आपको बहुत इजी है याद रखना, वो चेंज नहीं होगा जब तक प्राइम मिनिस्टर चेंज नहीं होगा, क्योंकि नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो कौन होता है, वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो कौन हो गया चेयरमैन, नरेंद्र मोदी जी हो गए। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। बाकी के ऑप्शंस की बात करते हैं। वीएस पठानिया इनको अभी क्या बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया। किसका बनाया गया सर, इनको इंडियन कोस्ट गार्ड का इनको क्या बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा श्याम शरण की बात कर लेते हैं। इनको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। याद रहेगा, सारे ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा कौन सी अभी रिसेंट में जो है वो हुई है, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। हमें पता है अभी यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए थे, कौन, मनोज सोनी। याद आया, मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन बनाया गया इनको, अभी यूपीएससी के चेयरमैन बनाया गया। अच्छा, आईबी और सीबीआई इन दोनों के डायरेक्टर भी अभी चेंज हुए थे। ठीक है, आईबी के डायरेक्टर कौन बनाए गए, तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। ठीक है, और इसके अलावा सीबीआई के डायरेक्टर कौन बनाए गए थे, याद है किसी को, सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए थे कौन, याद है, सुबोध कुमार जायसवाल। तो याद रखना, सुबोध कुमार जायसवाल। चलो, ये रिसेंट के अपॉइंटमेंट से आपको पता होने चाहिए। इस टाइम काफी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। अपॉइंटमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने जो अभी रिसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। कल की क्लास में भी अपने पढ़े थे, एक बार इन पर नजर मार लेना ताकि रिवाइज हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपियन दीपक पूनिया वन अ ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर डिफीटिंग मकसद सतीबाल्डी। क्या लिखा है हिंदी में, देखते हैं एक बार। ठीक है, लिखा है कहीं पे सत्याबाल्डी इन द 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी एट द अंडर 23 एशियन वेटिंग रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। तो ये रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर हुई है ये हमको बताना है, ये एशियन चैंपियनशिप कहां पर हुई है। ठीक है, देखो टोक्यो ओलंपिक दीपक पूनिया, ये आपने नाम सुना होगा। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, दीपक पूनिया रेसलिंग से संबंधित है। ये टोक्यो ओलंपिक में हार गए थे, सिल्वर मेडल का जो मैच था उसके अंदर ये हार गए थे, इनको कोई मेडल नहीं मिला था। अब इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसको हराकर, मकसद सत्याबाल्डी को हराकर 86 किलोग्राम की कैटेगरी में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो हमें बताना है कि अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ये कहां पर हुई है। तो याद रखना आपको, किर्गिस्तान के अंदर हुई है। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है, ठीक है, किर्गिस्तान की कैपिटल पता है किसी को, नहीं पता, याद रखा करो, बिशेक। ठीक है, तो यह है बिशेक। किर्गिस्तान की कैपिटल के अंदर ये चैंपियनशिप हुई है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 23, जिसके अंदर दीपक पूनिया ने हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर जो इंडिया ने 25 मेडल जीते हैं अभी तक,
इस वाली चैंपियनशिप के अंदर 25 मेडल जीते हैं, और उसके अंदर से गोल्ड मेडल कितने हैं, 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड मेडल याद रखना है, ठीक है, 10 गोल्ड मेडल। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस भी हमने कहीं ना कहीं देखे हैं सर। इंडिया, आपको पता है हमने कल पढ़ा था G20 समिट जो है 2023 की प्रेसिडेंसी जो है G20 समिट की किसके पास रहने वाली है, भारत के पास रहने वाली है। तो 1 दिसंबर 2022 से G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास आ जाएगी 1 साल के लिए। तो याद रखना आपको 2023 के अंदर जो मेजबानी करने वाला है 2023 के अंदर G20 की, वो करेगा भारत। और इसके सारी की सारी मीटिंग्स जो है वो कहां पर होने वाली है, वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होने वाली है, याद रखना है आपको। दूसरी चीज, ब्राजील के अंदर 2023 के अंदर होगा G20 सम्मेलन, और साउथ अफ्रीका के अंदर 2024 के अंदर होगा। तो आपको ये पता होनी चाहिए सारी की सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा हमने कल पढ़ा था कि G20 के जो सारे देश हैं उसको याद करने की हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, याद है ट्रिक जरूर याद रखा करो, ठीक है। इससे क्या है, आपको सारी की सारी कंट्रीज याद हो जाएंगी। कई सारी ऐसी चीजें हैं स्टैटिक पोर्शन में जो हमें याद नहीं हो सकती, लेकिन जब हम उसकी ट्रिक्स वगैरह से उसको देख लेते हैं तो वो हमको याद हो जाती है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या थी, गुरुजी सीता अब SSC FCI में, यहां तक कैपिटल में लिखना है, काम करती है, यहां पर इसके बाद काम नहीं है हमारा इसका, ठीक है, में काम करती है, ये बस कंप्लीट करने के लिए हमने इसको लिख लिया। अब देखते रहो यहां से, जी से क्या है जर्मनी, यू से क्या है USA, रसिया, UK, जापान, इंडिया, और एस से क्या है सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, चाइना और इटली, ठीक है, समझ आया। इटली के बाद अभी 19 हुई है, ME मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। तो 20 कंट्रीज है, आपको ये इस ट्रिक से इजीली याद हो जाएंगी। तो इसको रट डालो, बिल्कुल अपनी नोट्स के अंदर इसको लिख लो और इसको रिवाइज करते रहा करो हर कुछ थोड़े थोड़े दिन के बाद। इस तरह से आपको याद करनी है चीजें। ये होता है स्टैटिक पोर्शन याद करने का तरीका, ठीक है। ये नहीं कि जैसे मर्जी उसको रैंडमली कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं। आप करंट अफेयर जब पढ़ते हैं उसके अंदर उससे रिलेटेड जो चीजें स्टैटिक होती हैं उसको पढ़ा करो, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसी तरह से पढ़ाऊं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नवजीत ढिल्लो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, ये एक नाम लिखा है नवजीत ढिल्लो, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है। अब ये इनका नाम यहाँ पर आया है किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो कोई ना कोई चैंपियनशिप रही होगी या कुछ रहा होगा जहां पर इन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, इसी वजह से ये न्यूज के अंदर है और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। पहली चीज तो है डिस्कस थ्रो से बिलोंग करती हैं, और ये अभी न्यूज के अंदर इसलिए है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अभी एक टूर्नामेंट हुआ है कोसानो मेमोरियल 2022 एथलीट, ठीक है, कोसानो मेमोरियल 2022, ठीक है, एथलीट। ये अभी एक जो है टूर्नामेंट हुआ है डिस्कस थ्रो के अंदर, इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है किसने, नवजीत ढिल्लो ने, गोल्ड मेडल। इसी वजह से ये न्यूज के अंदर है। और ये जो टूर्नामेंट है ये कहां पर हुआ, ये हुआ कजाकिस्तान के अलमाटी में, ठीक है, अलमाटी कजाकिस्तान, अलमाटी कजाकिस्तान, अच्छा कोई मुझको आप में से बताएगा कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, अलमाटी ही है क्या या कुछ और है, बताएगा कोई, ठीक है। अगर पता है तो इनको नीचे कैपिटल में बताओ, इसको कमेंट करके बताओ नीचे कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, ठीक है। चलो मैं ये बता देता हूँ, इसकी कैपिटल है क्या, नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, समझ आया ना नवजीत ढिल्लो क्यों है। और ये देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स होते हैं उनके प्लेयर तो सबको पता होते हैं, लेकिन ये डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में लोगों को कम पता होता है। और स्पोर्ट्स का तो चलो ठीक है फिर भी पता होता है, लेकिन जो उसके प्लेयर्स है उसके बारे में नहीं पता होता। तो एग्जामिनर इन चीजों को ज्यादा पकड़ता है ताकि वो यहाँ से क्वेश्चन बना सके और बच्चों फंस जाए वहां पर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो, India's largest floating solar power project has been commissioned by Tata Power Solar in which state? टाटा पावर सोलर के द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। सोलर पावर क्या होता है, सोलर पावर वो होता है जो हम आपने देखा होगा सोलर पैनल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, मतलब जो हम सन के द्वारा जो लाइट आ रही है वहां से जो हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करके उससे के थ्रू जो लाइट बनाते हैं, ठीक है। सोलर पैनल लगा के बड़े बड़े, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर या कई बार बाहर भी देखा होगा, बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगा के हम जो सन की एनर्जी है उसको उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, सोलर पावर
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर पावर, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर, अब देखो हम जो पैनल लगाते हैं उसको लगाने के लिए कहीं पे जगह चाहिए, ठीक है, छतों पे लगाते हैं हम, बिल्डिंग्स के ऊपर लगाते हैं, तो ऐसी पानी के अंदर यहाँ पे क्या है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि बहुत बड़े पानी के ऊपर बिछाया गया है सोलर पैनल्स, ठीक है, बहुत बड़े पानी के ऊपर सोलर पैनल्स बिछाए गए हैं ताकि जब सुबह पर सनलाइट पड़े तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, ठीक है। इनको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि इनसे क्या है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होता, याद रखना है आपको। जैसे विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इनसे एनवायरनमेंट पे नुकसान नहीं पड़ता। और इस टाइम हर देश कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो अपना जो एनर्जी डिमांड्स है वो सारी की सारी किस चीज से पूरा करे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा करे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है कहां पर अभी स्थित, मतलब बनाया जा रहा है सोलर पावर, टाटा पावर सोलर के द्वारा, कंपनी है, ठीक है। तो ये बनाया जा रहा है केरल के अंदर। केरल के अंदर एक जगह है कौन सी, कयमकुलम, कयमकुलम के अंदर, कयमकुलम याद रखना है आपको, कयमकुलम ये एक जगह है। यहाँ पर इस लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को वो बनाया जा रहा है, मतलब फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसका जो फैलेगा, जो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है, 350 एकड़ में, 350 एकड़ में, 350 एकड़ में ये फैला हुआ है, स्प्रेड है। और 101.6 मेगावाट तक ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। देखो 101.6 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है इससे, ठीक है। चलो अच्छा, अगर केरल की बात करें तो यहाँ पे पिनराई विजयन की सरकार है और यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान जो है कौन है, यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ की जो कैपिटल है क्या है वो तिरुवनंतपुरम, तो याद रखनी है तीनों चीजें। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कर्नाटका बसवराज बोम्मई, और यहाँ के गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत, ठीक है। तमिलनाडु एमके स्टैलिन की सरकार है यहाँ पर, एमके स्टैलिन की सरकार है यहाँ पर। और आर एन रवि यहाँ के कौन है, गवर्नर है, ठीक है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे किसकी सरकार है, नवीन पटनायक की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर कौन है, गणेशी लाल, याद है आपको, यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल, ठीक है। चलो, वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। वन हेल्थ पायलट करके एक इनिशिएटिव है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये क्या, ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। और ये है क्या चीज, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विल बी लॉन्च द वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव इन बेंगलुरु, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज एम टू एट ब्रिंगिंग स्टेक होल्डर्स फ्रॉम एनिमल, ह्यूमन, एनवायरमेंट, हेल्थ अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू एड्रेस चैलेंजेस। ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, एनिमल से रिलेटेड, ह्यूमन से, एनवायरमेंट, हेल्थ, इन सबको से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको एड्रेस करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है, ताकि उन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एड्रेस किया जा सके और अच्छे से उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। चलो ठीक है। और डीएचडी क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन कोलैबोरेशन विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों की हेल्प से, इनकी पार्टनरशिप से यह इंप्लीमेंट करने जा रही है वन हेल्थ फ्रेमवर्क। कहां पर, इन्होंने 2 स्टेट के अंदर कर दिया है, कर्नाटक और उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, सिंपल, बस यहाँ पे कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, आपको याद रखना है वन हेल्थ इनिशिएटिव जो है वो कौन सी सिटी के अंदर अब लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु के अंदर वो लॉन्च किया गया। चलो, विच इंटरनेशनल बैंक हैज अप्रूव्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना, ठीक है। विच इंटरनेशनल बैंक हैज अप्रूव्ड $250 मिलियन लोन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट रोड सेफ्टी प्रोग्राम। जो इंडियन गवर्नमेंट की जो रोड है, मतलब भारतीय रोड जो है, सड़कें जो है, उनकी सेफ्टी प्रोग्राम के लिए कौन सा इंटरनेशनल बैंक ने अभी हमको $250 मिलियन का जो है लोन प्रोवाइड किया है, ताकि जो ये सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स है रोड के उनको और बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए किसने दिया है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का जो है हमको दिया है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $250 मिलियन लोन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट रोड सेफ्टी प्रोग्राम दैट एड्रेसेस द हाई रोड एक्सीडेंट फैटेलिटी रेट इन द कंट्री। जो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा फैटेलिटी रेट है एक्सीडेंट होने का, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हमारी कंट्री के अंदर 1% वर्ल्ड के व्हीकल हैं, अगर पूरे वर्ल्ड में 100 व्हीकल हैं तो हमारे देश में 1 व्हीकल है उसका। स्टिल हमारे देश के अंदर 10% जो ओवरऑल डेथ क्रैशेस हैं
ठीक है, उसका 10% जो है भारत के अंदर है। जो ओवरऑल जो जितने भी इंसिडेंट होते हैं एक्सीडेंट के, उनसे डेथ होती है, उसका 10% भारत के अंदर है, जबकि व्हीकल सिर्फ 1% है। तो बहुत ज्यादा हाई रेट है भारत के अंदर। ठीक है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हर साल 5 से 7% जो जीडीपी है भारत की, वो उसके ऊपर उसकी जो कॉस्ट है 5 से 7% जीडीपी की कॉस्ट जो है इन चीजों के ऊपर जाती है, कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं और जो इंजरीज होती हैं इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, 1,50,000 से ज्यादा लोग हर साल मरते हैं, 4,50,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं रोड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे जो डाटा है मैंने इनको पढ़ा तो देखा तब। तो इसके लिए, इस चीज के लिए जो है वर्ल्ड बैंक क्या करने जा रहा है, 250 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर का लोन प्रोवाइड कर रहा है भारत को, ताकि हम इन कंडीशंस को अच्छा कर सके। ठीक है, चलो इसके अलावा कुछ और उन्होंने अभी जो है वर्ल्ड बैंक ने कुछ और भी हमको लोन दिए। किस किस चीज के लिए दिए इन्होंने, अभी 245 मिलियन डॉलर 245 मिलियन डॉलर का इन्होंने लोन दिया है, ताकि जो रेल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स है उनको अच्छा किया जा सके, और जो रिड्यूस एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको कम किया जा सके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन को रिड्यूस किया जा सके, उसके लिए 245 मिलियन डॉलर का इन्होंने दिया है। इसके अलावा 162 मिलियन डॉलर का इन्होंने दिया है, एक तमिलनाडु का राइट्स प्रोजेक्ट है। ठीक है, राइट्स प्रोजेक्ट है, उसके लिए दिया है 162, और 250 एक दिया है इन्होंने, 250 यूएस मिलियन डॉलर इन्होंने दिए हैं। एक गोल करके एक एजुकेशन इनिशिएटिव है, गोल एक एजुकेशन प्रोजेक्ट है, किसका, गुजरात का। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने 250 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर मिलियन डॉलर भी अभी हमको दिए हैं। ठीक है, तो ये थे अभी जो वर्ल्ड बैंक ने हमको कुछ लोन्स दिए हैं, किस किस चीज के लिए दिए हैं और कितना कितना अमाउंट दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये चार जब मैंने यहाँ पर लिखी रखे हैं, तो एक बार हम इनका जो है क्या देख लेते हैं, इनका हेडक्वार्टर देख लेते हैं कहाँ पर है। तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इन दोनों का कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC के अंदर है। याद रखना है आपको, कहाँ पर है बच्चों, वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका है संघाई चाइना के अंदर, संघाई चाइना के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक, संघाई चाइना, क्योंकि हेडक्वार्टर भी ऐसी चीज है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका है मांडालुयोंग, फिलीपींस। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है, योंग फिलीपींस, फिलीपींस के अंदर। ठीक है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। विच ऑफ द कंपनी हैज लॉन्च्ड वेयरेबल ATM कार्ड्स एंड ऑफलाइन यूपीआई। ठीक है, ऑफलाइन यूपीआई क्या है, किसी को याद है, अभी मार्च के महीने में SBI ने एक स्कीम लॉन्च की थी, UPI 123। ये क्या था, इसके थ्रू अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, स्टिल आप जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने बेसिक फीचर फोन से। ठीक है, समझ आया। तो ये UPI 123 मार्च के महीने में SBI ने लॉन्च की थी। अब क्या है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने वियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई मतलब UPI 123 को स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये पहली, देखो ये है एस मनी, और याद रखना ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने UPI 123 को किस लैंग्वेज में लॉन्च किया है, तमिल और मलयालम के अंदर। UPI 123 को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन है, एस मनी है। और अब इन्होंने क्या किया है, ATM कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, ATM कार्ड जो है किसकी फॉर्म में होंगे, रिंग की फॉर्म में होंगे, या की चेन होती है ना, की चेन, उसकी फॉर्म में होंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जो आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास ATM हो तो ही आप वहां पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, आप जो है कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हो कहीं पर भी, किसी शॉप वगैरह के अंदर, अपना उस रिंग और उस की से के थ्रू। ठीक है, वो फैसिलिटी उसके अंदर इस तरह से दी जाएंगी और वो स्मार्टफोन से कनेक्ट होंगी, आप अपने अकॉर्डिंग उनको ऑन और ऑफ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रहेगा ये, तो समझ आया ना कि UPI 123 क्या है, और ये वियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI, इससे याद रखना है आपको। ठीक है, किसने स्टार्ट किया, एस मनी ने, और पहली ऐसी कंपनी है जिसने तमिल और मलयालम में UPI 123 को स्टार्ट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द कंपनी, ये तो हो गया, चेंज नहीं हुआ था। नेम द इंडियन साइक्लिस्ट हु हैज क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय विनिंग सिल्वर इन द एशियन ट्रैक चैंपियनशिप। एशियन ट्रैक चैंपियनशिप सबसे पहली चीज ये कहां पर हुई है, ये हुई है दिल्ली के अंदर। याद रखना है आपको, दिल्ली के अंदर, तो इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अंदर कौन से इंडियन साइक्लिस्ट है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है सिल्वर मेडल जीत के,
ठीक है, ये कुछ इस तरह के स्पोर्ट्स है, साइकिलिंग हो गया और डिस्कस थ्रो हो गया, इस तरह के स्पोर्ट्स है जिनको ज्यादा लोगों को ज्यादा इनके बारे में पता नहीं होता भारत के अंदर, तो इनको इतना अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है, एक तरह के छुपे हुए स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से कोई निकल के आता है ना, बहुत अच्छा करता है, तो एक तरीके से हिस्ट्री ही बन जाती है, क्योंकि पहले उस फील्ड में अच्छा हुआ ही नहीं होता। अगर आप क्रिकेट वगैरह को हटा दो तो ये क्रिकेट में तो क्या है, हर दूसरे दिन रिकॉर्ड बनते रहते हैं, क्योंकि पहले भी हमारा क्रिकेट भारत के अंदर बहुत अच्छा था और आज भी अच्छा है। लेकिन ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो अच्छे नहीं रहे, फुटबॉल हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है, तो वो हिस्ट्री बना जाता है, ठीक है। तो चलो वही चीज है। तो कौन से साइकिलिस्ट है जिन्होंने सिल्वर जीतकर एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में अभी अपना नाम रोशन किया है? रोनाल्डो सिंह, याद रखना आपको, कौन? रोनाल्डो सिंह पहले भारतीय हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन ट्रैक चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भारत जो है फिफ्थ, इसने जो भारत की साइकिलिस्ट टीम है उसने 5th नंबर पे खत्म किया है, 5th नंबर इस चैंपियनशिप में 5वें नंबर पर रही है भारत की साइकिलिस्ट टीम, भारत की साइकिलिस्ट टीम, जिसके अंदर उन्होंने 23 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। Which country has launched a solid fuel rocket named जुल जना into space? किस कंट्री ने अभी सॉलिड फ्यूल रॉकेट जिसका नाम है जुल जना, उसको स्पेस में लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखना आपको, इसका आंसर क्या है? ईरान नाम है इसका, ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान, ठीक है, तेहरान। तो देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। ईरान हैज लॉन्च्ड अ सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम जुल जना इनटू स्पेस, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड सैटेलाइट। इसके अंदर आप 220 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को रख सकते हो, ठीक है। और ये 500 किलोमीटर तक के एरिया तक, मतलब उसको 500 किलोमीटर की दूरी तक अर्थ के बाहर ऑर्बिट में भेज सकती है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए इसका नाम और ये किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। दिस रॉकेट, और इसकी क्या मेन बात है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। दिस रॉकेट हैज बीन नेम्ड फॉर इमाम हुसैन, इसका नाम जो है इमाम हुसैन के हॉर्स के ऊपर रखा है, जो कौन था? ग्रैंडसन था प्रोफेट मोहम्मद का। प्रोफेट मोहम्मद आप जानते होंगे, मुस्लिम लोग जो है इनको ही मानते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। इट इज द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड इंडिजिनसली बिल्ड हाइब्रिड फ्यूल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिजिनसली मतलब स्वदेशी, स्वदेशी, ठीक है। जुल जना इज 25.5 मीटर इन लेंथ, 25.5 मीटर इसकी लेंथ है, और इसका मास जो है लगभग 52 टन का है। इसका मास जो है लगभग कितना है? 52 टन का मास है इसका, ठीक है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स थी, जितनी भी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकती थी वो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरा देखना है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, आपको कुछ भी यहाँ से फ्रूटफुल मिल रहा है, तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि बाकी बच्चे भी इससे हेल्प ले सके और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी जो है काफी बेहतरीन वे में, काफी बेहतर तरीके से कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो अभी एग्जाम हुए हैं, उसके अंदर हर शिफ्ट के, हर लेवल के पेपर के मैं यहाँ पर रोज एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। मैं 3 एनालिसिस कर चुका हूँ और इसी तरह से मैं डेली एक पेपर का एनालिसिस करता हूँ, ताकि आपके आने वाले एग्जाम जो है, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपका वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि रेलवे इस टाइम किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल रख रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी वहां से, और आप अपनी तैयारी को उसी तरीके से, उस वे में कर पाओगे जिस वे में आप रेलवे चाहता है, ठीक है, कि आप एग्जाम निकालो। तो उसको एनालिसिस को देखना बहुत जरूरी है। वहां पर मैं बताऊंगा आपको, रेलवे इस बार नए नए क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है। तो उन नए नए क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर तरीकों के ऊपर टाइप करके, जो होता है ना टाइप 1 टाइप 2, जो इस तरह से पढ़ते हैं ना, वो जरूर फंसे हैं उनके अंदर, क्योंकि नए क्वेश्चन फ्रेम किए हैं इस बार रेलवे ने। तो अगर आप उसको देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आपको नए क्वेश्चंस किस तरह से अप्रोच करने हैं, और यकीन मानो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है उसके अंदर। मैंने उन पेपर को काफी एनालाइज किया है। अगर आप सिंपल पढ़ते रहोगे तो नहीं कर पाओगे अच्छा, आपको वहां पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, पेपर्स को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलो आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं आपसे कल सुबह 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।